हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहाँ आ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? AIMIM के असीम वकार, नाम ही काफी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हसीम वकार जी, बहुत स्वागत है। और ये जो सेशन है आपको विदित होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। क्यों? क्या हुई? अब की बार क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? ये सेशन है जिसके अंतर्गत सब लोग अपना विचार रख रहे हैं। बोल। अभी आपके आने से पहले दोनों ही तरफ से कुछ बातें कही गई, जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे लिए राम कभी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वो लोक आस्था का विषय है और हमने कभी इस नाम पर वोट नहीं मांगे। चल झूठा। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम विकास के अपने किए हुए कामों को गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे। कैसा? डॉक्टर MH खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए, समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीजें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने कान में उंगली किया ना, अभी बताता है। मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम की नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहां होगी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए, अब ये मुद्दा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, बात तो सही है। उनको रोजगार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। शाबाश। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? तो जातिवाद चलता रहेगा। बीच में ना बोल। 80% बना दिया जाएगा, बीच में ना बोल। सर, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर देखिए, चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं। लवणेन भोजन। लेकिन एक सेकंड, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक IAS को भी खाना चाहिए, एक IPS को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यह कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ा। एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाने से तात्पर्य है क्या? केजी बेसन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसन, कितने लोगों ने सुना केजी बेसन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है, आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 10 पैसे की बिजली
डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या है? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अगर एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं हाथों में, उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में, और उसका लाभ देश की जनता को दे सके। कौन है ये पागल आदमी? ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल को चले जाएंगे। ना देश को लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा, और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं एतराज करता हूं सर जी। सर, जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी, उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। लेकिन कच्चा तेल 148 और $158 प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहां से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। गजब बेइज्जती है। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए, और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $23 प्रति बैरल हो गई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 148 और 150 से घट के $23। उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? आप बोल तो क्या अब बात जब आगे की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां से सबसे ज्यादा वोट जिस गंगोत्री से आते थे, क्या उस गंगोत्री में काम संपूर्ण हो गया है या ये काम निरंतर चलेगा? और दूसरा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि साधु उनका एक वर्ग नाराज क्यों है? सर मुझे देखिए, आपने जिक्र किया गंगोत्री का। वो दिन दुर्भाग्य का दिन होगा जब देश से गंगोत्री सूख जाएगी तो गंगा कहां से आएगी? गंगोत्री में काम मुकम्मल हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वहां, इसलिए आप और उधर की गंगोत्री में समस्या क्यों है? मैं अभी बात कर रहा हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दूसरी बात, आप विषय है राम का, और उस पर जोड़ के जो बात सामने, मैं उसका जवाब तार्किक और सार्थक जवाब देना चाहूंगा। वो राम के भक्त के भी भक्त हैं। उनकी बताऊंगा अभी। आज की तारीख में जो जिस चीज का उत्पादक होता है, यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो अपने उत्पादों की दर तय करता है अपने खर्चे और अपना मुनाफा सब देखकर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम कंपनियों का अधिकार है, भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। वो रेट तय करने के लिए अधिकृत वो हैं। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय बना हुआ है। एक सेकेंड, और भी काम है पेट्रोलियम मंत्रालय के। भविष्य में तेल की खोज का काम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। दूसरी बात, मैं आदरणीय आ रहा हूं, मैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास कुल 15 आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आदरणीय स्वामी जी से, लेकिन वाजपेयी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। आप हम सबके माननीय हैं, आप उस वक्त के विधायक हैं वाजपेयी जी,
जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवाल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं था, उस वक्त लोग आपको जिता के भेज रहे थे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गुमराह मत कीजिए। आपने कहा भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। जो मोरारजी देसाई की कपड़ा मिल, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सलमान खुर्शीद का डीपीएस, उस पर सरकार का नियंत्रण। जो सड़क के ऊपर एक टैक्सी चल रही है, उस पर सरकार का नियंत्रण। और आप बता रहे हैं कि तेल कंपनी में सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप इस्तीफा दिलवाइए। सुनिए सर, आप वो विभाग हम लोग को दीजिए, हम आपको दिखाते हैं चलाकर कैसे चलाया जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो सच है वो मैंने 24 कहा घंटे है। के अंदर, सुनिए सर, अगर 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में तेल 30 रुपए लीटर ना बिक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान से लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोगों का जो अनुभव है असीम वकार, वो ये कहता है कि अगर चुनाव 24 घंटे के भीतर आने वाले हैं तो तेल के दाम जरूर काबू में आने लगते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। वैसे 24 घंटे अगर फौरन सत्ता में आने के बाद मिलने वाले हो तो ऐसा होता है कि आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। एक सेकंड, संत समाज में कुछ लोग नाराज क्यों हैं? आसिम वकार साहब की बात का एक लाइन में जवाब, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुछ भी नंबर एक। नंबर दो, मैं 11वें वर्ष के प्रति पूर्ण सम्मान और नमन करते हुए, प्रत्येक संत आदरणीय है, पूज्य है। इसका उससे क्या लेना देना? मेरे परिवार के भी पूज्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी कृपात्री जी महाराज की से लेकर अब तक के। मैं स्वरूपानंद जी महाराज के प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब मैं अध्यक्ष था तब भी मैं उनके आश्रम में गया था बनारस में। बाहर निकलते प्रेस ने मुझसे पूछा कि ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप इनके यहाँ जाते हैं। मैंने कहा वो मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक गुरु हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, इसलिए प्रत्येक संत समाज के प्रति मेरी श्रद्धा है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। राम मंदिर के प्रश्न पर उनसे भी मतभेद है, तो वहां मैं भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा हूं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसलिए राम के मंदिर के बारे में हर संत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इससे ऊपर प्रत्येक संत के चरणों में नमन करना हमारा दायित्व है, भले ही उनसे किसी विषय पर छलना चूतिए। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।